अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है फिराक गोरखपुरी। इनकी दो गजलें आपके सिलेबस में शामिल हैं। आइए देखते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। देखिए, फिराक गोरखपुरी इनकी पैदाइश कब हुई, कब इनका इंतकाल हुआ, तो इनका पैदाइश हुई गोरखपुर में 1896 में। ठीक है, 1879 में पैदा हुए, फानी बताया नहीं, 1896 में पैदा हुए फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। असल नाम है रघुपति सहाय और फिराक इनका क्या है, तखल्लुस है। फिराक के वालिद का नाम है गोरख प्रसाद और जो इबरत तखल्लुस करते थे उनका पेशा था वकालत। वकालत नहीं पूछा जाएगा, इनके वालिद का नाम पूछा जाएगा। वालिद का तखल्लुस ही पूछा जा सकता है। इबरत तखल्लुस था, नाम था गोरख प्रसाद। फिराक की वालिदा का नाम दुलारी देवी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वालिद का नाम, वालिद का तखल्लुस, फिराक का असल नाम, फिराक की पैदाइश और जगह। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। फिराक का देखिए तालीम और ताल्लुम की बात आती है तो बीए का इम्तिहान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उन्होंने पास किया था। कहां से पास किया था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिराक का 1919 में पीसीएस में इंतखाब हुआ। जैसे देखिए आजकल आईएएस आईपीएस लगते हैं बंदे, यूपीएससी सिविल सेवा पास करते हैं, तो उस टाइम पीसीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब होती थी। ठीक है, तो 1919 में का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में मुंतखब हुए। किसकी तरफ से? यूजीसी की तरफ से। जो यूजीसी नेट जो देश की एक बड़ी एजेंसी है एग्जाम कराने वाली, उसके क्या है, प्रोफेसर मुंतकिल हो गए थे। फिराक के मुताबिक फिराक ने 19 साल की उम्र होने के बाद तकरीबन 1916 ईस्वी में शायरी शुरू की थी। तकरीबन 1916 तकरीबन 1919 में 1916 में इन्होंने देखिए फिराक के मुताबिक फिराक ने तकरीबन 19 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी, यानी 1916 के समथिंग। ठीक है, 1916 के समथिंग। तो ये फिराक की शायराना, जैसे किसी ने 11 साल की उम्र में, किसी ने 13 साल की उम्र में शायरी शुरू की। फिराक तहरीक आजादी की तहरीक में शामिल हुए, जिसकी पादाश में 2.5 साल 2.5 साल कैद की सजा हुई। पादाश का मतलब होता है बदला में। ठीक है, देखिए फिराक की जेल में आरिफ हंसवी, हकीम आशुफ्ता, मौलाना अहमद अली, हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद से मुलाकात हुई। फिराक के शायरी में पहले उस्ताद प्रोफेसर नासरी, फिर वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी हैं। ये इनके शायरी के उस्ताद हैं। तो पहले उस्ताद कौन है? प्रोफेसर नासरी साहब, और उसके बाद वसीम और रियाज खैराबादी। ठीक है, देखिए फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासर का असर सबसे ज्यादा मिलता है। अनासर या उनसुर का जमा है, जिसके माने होते हैं जुज। ठीक है, यानी हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन, हिंदुस्तानी कल्चर, संस्कृति, तहजीब और तमद्दुन, इनका असर इनकी शायरी में बहुत गहराई के साथ नजर आता है। फिराक अव्वलन अमीर मीनाई फिर दाग से मुतासिर हुए। ठीक है, पहले किसे? अमीर मीनाई से बहुत मुतासिर थे, और अमीर मीनाई का शेरी कलाम इनके शायरी में मिलता है। उसके बाद दाग दहलवी। फिराक मुसहफी के दिलदादा थे। किसके थे? मुसहफी के दिलदादा थे, यानी इन्हें बहुत पसंद करते थे। किसको? मुसहफी को। फिराक ने मीर, मुसहफी, ज़ौक़, दाग और नासिक का असर कबूल किया। ऐसा नहीं जिसके बार होता है ना कि भाई गालिब की शायरी में दाग का असर नजर आता है। ठीक है, या जैसे फानी है, फानी पर क्या हाली का असर नजर आता है, मीर तकी मीर का असर नजर आता है। इन्होंने क्या एक साथ साथ मीर का, मुसफ़ी का, ज़ौक़ का, दाग का, नासिक का, तमाम शौरा का असर क्या अपनी शायरी पर डाला है। उनकी शायराना लियाकत और सलाहियत की पैरवी की है, उनकी तकलीद की इन लोगों ने। फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत अदब से भी गहरी वाकफियत रखते थे। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो देखिए फिराक गोरखपुरी की शायरी का लब्बो लहजा सुकून, नरमी, ठंडक से पहचान ले जाता है। शायरी में सुकून हो, नरमी हो, ठंडक हो तो पहचान ले जाएगा कि शायरी फिराक गोरखपुरी की है। फिराक ने शायरी में लहलहाहटें, रसमसाहटें, मलगजा जैसे अल्फाज वजह किए थे, जो इनकी क्या है शायरी में भी आएगा। फिराक की गजलों में अंग्रेजी की शेरी रिवायत का परतो नजर आता है। मतलब अंग्रेजी की जो शेरी रिवायत है, इस तरह इंग्लिश में होता है ना, ब्लैंक वर्स हैं, फ्री वर्स हैं, उसका जो एक अंदाज है इंग्लिश पोइट्री का, वो इनकी शायरी में भी नजर आता है। फिराक की शायरी की बड़ी खुसूसियत रूमानी नीम खानी है। नीम का माने होता है अधूरी, है आधी, हाफ। रूमानी अंदाज की नस्में का नाम, जिस तरह अख्तर शिरानी वगैरह रूमानी शायर कहलाते हैं, तो वो कैफियत इनकी शायरी में भी मिलती है। फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी सनमियात का सबसे ज्यादा असर है। हिंदुस्तानी सनमियात मतलब हिंदुस्तानी देवी देवताओं का असर, ये भी इनकी शायरी में मिलता है। फिराक ने जमालियाती रुबाई भी कही है,
और फिराक उर्दू के तासुराती नक्काद हैं, ये बात अंडरलाइन कर लेना है। तासुराती नक्काद में इनका शुमार होता है, क्योंकि जमा लेते नक्काद हैं, तासुराती नक्काद हैं। तनकीद निगारी की ये किस्में होती हैं। फिराक का पहली शेरी मजमुआ है तोहफा खुशतर, जो 1922 में शाये हुआ। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए पहला शेरी मजमुआ, आखिरी शेरी मजमुआ जो अहम होते हैं ना, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, वरना इनका मजमुआ कलाम तो बहुत हैं। इनके मजमुआ कलाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है गुले नगमा। इस गुले नगमा के बारे में नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर सब में एग्जाम आते, क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इनके मजमुआ कलाम के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे। शोलाए साज 1945 में, रूहे कायनात 1945 में, रूहे कायनात अच्छे से याद कर लेना। मशअल 1946 में, रूप 1947, ये रुबाइयों का मजमुआ है, ठीक है। इसी के बाद देखिए रमजो किनायात 1947, शबनमिस्तान 1947, इसमें बेशतर शोला और साज जो इनका पहला है ना, इसके और मशअल और रमजो किनायात की बाज गुश्त, इसके अंदर ना इसमें शबनमिस्तान में मोस्टली इसके अशार मिलेंगे। और दूसरा है मशअल और रमजो किनायात की बाज गुश्त। मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका ये गुले नगमा, ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में। इसमें रुबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गजलें हैं जो दूसरे मजमुओं में भी शामिल हैं। उसके बाद देखिए हजार दास्तान 1964 में, गजलिस्तान 1965 में, शेरिस्तान 1966 में, धरती की करवट 1966 में, ये क्या है नज़में हैं। उसके बाद देखिए गलबांग 1967 में, पिछली रात 1969 में, चरागा 1966 में, बज़्म जिंदगी की रंग शायरी 1970 में, नगमाए नुमा, गुलहाए परेशा, जहाने फिराक, फिराक गोरखपुरी कलाम में। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीट होने वाला क्वेश्चन गुले नगमा के बारे में है। इसका सन भी पूछा जाता है, ये किसका है ये भी पूछा जाता है। तो गुले नगमा 1959 में शाये हुआ है और है किसका, फिराक गोरखपुरी का। बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिराक की नसरी तसानीफ देखिए, इश्क उर्दू की इश्किया शायरी तनकीद 1945 में, क्या नाम है उर्दू की इश्किया शायरी नसर में। उसके बाद है हाशिए, ये भी एक तनकीद है उर्दू गजल को, ये भी तनकीद पर लिखी हुई किताब 1955 में। उसके बाद है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। उसके बाद है अंदाजे, मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ। उर्दू साहित्य का इतिहास हिंदी में इन्होंने लिखा है, उर्दू साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। मन आनम, फारसी का वर्ड है, मन आनम का मतलब कहता है मन आनम मतलब मैं जानता हूं है। अगला देखिए मन आनम, फिराक के खतूत का मजमुआ जो उन्होंने मोहम्मद तुफैल मुदीर नकुश के नाम खतूत लिखे। ये खतूत फरवरी 1953 से 1956 तक जमाने को मुहित है। बहरहाल ये खतूत का मजमुआ अलग से याद होना चाहिए आपको। उसके बाद फिराक के इंतकाल की बात आए तो 1982 में इनका इंतकाल हो गया था हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है, कब 1982 में। उसके बाद देखिए आपकी जो टॉपिक है, आपके टॉपिक में अंदर फिराक की कुछ गजलें शामिल हैं, 2 गजलें शामिल हैं। लेकिन उससे पहले देखिए फिराक के बारे में कुछ अलकाब और आदाब हैं। जैसे मोहम्मद हुसैन ने फिराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड और जॉनसन किसने कहा फिराक को, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मोहम्मद हसन ने, ठीक है। और कामिल कुरैशी ने फिराक का इंतकाल। आगे देखिए उसके बाद मोहम्मद हसन साहब हैं, मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड और उर्दू अदब का जॉनसन करार दिया है। ये सब क्या है, इंग्लिश लिटरेचर में है। इस तरह इंग्लिश लिटरेचर में नाम है ना विलियम शेक्सपियर वगैरह, तो उर्दू में नाम शेक्सपियर रख देते हैं। जैसे उर्दू शायरी का शेक्सपियर, जदीद नज़म का शेक्सपियर नजीर अकबर आबादी, ठीक है, ड्रामा निगारे का शेक्सपियर आगा अशरफ काश्मीरी का कहा जाता है। ऐसे देखिए ये नाम है। कामिल कुरैशी ने फिराक को हुस्न इश्क का रसिया कहा है, हुस्न इश्क का रसिया, हुस्न इश्क का शायर। कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि मैं फिराक को उर्दू गजल का एक अहम सुतून तस्लीम करता हूँ। उर्दू गजल निगारी के एक अहम सुतून है। सुतून आप जानते हैं खंबे कहते हैं। असगर गोंडवी कहते हैं कि उर्दू शायरी में आने वाली शख्सियत फिराक की है, ये फिराक की है।
अच्छा, उसके बाद देखिए इनकी जो गजलें हैं आपके टॉपिक में, इनकी गजलें 2 गजलें शामिल हैं। तो देखिए आप फिराक की जो गजलें हैं आपके सिलेबस में 2 गजलें शामिल हैं। दोनों गजलों को आइए देख लेते हैं। कौन-कौन सी इनकी गजलें हैं, देखिए क्या-क्या इसमें बयान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गजलें हैं। जिस तरह फिराक की सवाना हयात के बारे में आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसी बहुत शानदार गजलें हैं। देखिए, ये सुरमुई फजाओं की कुन मना हटें। असल वर्ड होता है फजा, फिजा नहीं होता। लेकिन चूंकि जो चीज उर्फ आम में मशहूर हो जाती है ना, तो फिर वो ठीक भी होती है। जैसे सफेद सफेद दोनों ठीक है, इसी तरह फजा और फिजा दोनों ठीक है। ठीक है, जिस तरह असल वर्ड होता है मुशायरा, मुशायरा नहीं होता, लेकिन चूंकि उर्फ आम में मुशायरा कहते हैं तो मुशायरा भी ठीक है। ऐसे ये सुरमुई फजाओं की कुन मना हटें, मिलती है मुझको पिछले पहर तेरी आहटें। बड़ा खतरनाक आशिक है। ठीक है, फजा कहते हैं जमीन और आसमान के बीच की जगह। सुरमुई का मतलब होता है सुरमई कलर की। देखिए सुरमा के आंखों में सुरमा लगाते हैं ना, काजल लगाते हैं, तो कुछ सुरमई आंखें होती हैं, ऐसे लगती हैं कि आंखों में काजल लगा रखा हो, हालांकि वो काजल नहीं होती, आंखों का कलर ही ऐसा होता है। गजाल आंखें कहते हैं जिसे, है ना, हिरनी जैसी आंखें। तो शायर कहता है कि मेरे माशूक है मेरे महबूब, तुम्हारी जो सुरमई रंग की खुशगवार फजाओं में, जो सुरमई रंग की खुशगवार जो फजाएं हैं, लुत्फ अंदोज देने वाली जो हवाएं चल रही हैं, फजाएं चल रही हैं, इनमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी पिछले पैर आने की आहटें सुनाई दे रही हो। यानी इस खुशगवार माहौल में मुझे तुम्हारे आने की एक खुशखबरी सी मिल रही है कि मेरी माशूक ऐसे मौसम में मुझसे मिलने आती है। हालांकि माशूक का कोई पता नहीं। इस कायनाते गम की अफसुर्दा फजाओं में बिखरा गए हैं आके वो कुछ मुस्कुराहटें। आने के बाद माशूक आती है तो महबूब की जिंदगी में मुस्कुराहटें तो बिखरी जाएंगी। कायनात दुनिया को कहते हैं, गम दुख को कहते हैं, और अफसुर्दा का माने बुझी हुई। ठीक है, इस कायनात गम की अफसुर्दा फजाओं में, यानी मेरी इस गम की दुनिया में जो मेरी सारी उम्मीदें, मेरी ख्वाहिशें बुझी हुई थी, सब मेरे इश्क की दास्तान एकदम क्या है, बंद पड़ चुकी थी। जैसे ही मेरी माशूका आई तो उसमें वापस से क्या है, मुस्कुराहटें बिखेर गई। ऐसा शायर का कहना है। ठीक है, यानी हसीनो जमील माशूका को देखकर, बहरहाल माशूका हसीनो जमीलो काली कलोटी कैसी भी हो, जिससे इश्क हो गया वो अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा फिराक का कहना है। ठीक है, ए जिसमें नाजनीन निगार नजर नवाज, सुबह शब विसाल तेरी मलगा जा हटें। मलगा जा हटें, नाजनीन जिस्म, निगार नजर नवाज। जिस्म को ही कहते हैं। नाजनीन का मतलब होता है अदा, निगार के माना होता है मूर्ति, नजर नवाज का मतलब होता है नजरों को भाने वाली। ठीक है, खूबसूरत लगने वाली। कॉमन सा एक ही माना होगा, खूबसूरत और लुत्फ अंदोज, या यूं कह सकते हैं खूबसूरत और दिलकश माशूका महबूबा। ठीक है, तो शायर कह रहे हैं, फिराक कह रहे हैं, ए मेरी खूबसूरत नजर नवाज महबूब, हम आपकी मुलाकात के सिले में अब तक खुश खुर्रम हैं। अब तक क्या खुश खुर्रम है, हमारी जिंदगी खुशी के साथ कट रही है। आपकी सुबह रात की मुलाकात से हमें खुशी महसूस होती है। विसाल के माने होते हैं मुलाकात का, विसाल के माने होते हैं इंतकाल के। ठीक है, शब के माने रात, और बाकी तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं इसमें। सुबह शब विसाल तेरी मलगा जा हटे, यानी जब तू हमसे, तुम्हारे सुबह शाम की मुलाकात हमसे जब होती है। विसाल, देखिए विसाल को मुलाकात इसलिए कहा जाता है कि इंसान का जो विसाल होता है ना, तो विसाल नहीं होता असल में, वो क्या है, रब्बे कायनात, यानी वो इस दुनिया से जाकर दूसरी दुनिया से जाकर उसका क्या मुलाकात हो जाती है, इसलिए इंतकाल को विसाल भी कहा जाता है। तो यही शायर कह रहे हैं कि मेरे महबूब है, मेरे खूबसूरत महबूब, जब हमारी तुमसे सुबह शाम की मुलाकात होती है तो इससे हमारा दिल खुश खुर्रम रहता है, हमारा दिल लगा रहता है। गोया कि माशूका का मैसेज आ गया है तो आशिक को इतना ही काफी है। ठीक है, पड़ती है आसमान पे मोहब्बत पे छूट सी, बल बे जबी नाज तेरी जगमगा हटे। ये बड़ी फालतू फेंक रखी है इसमें शायर ने। शायर ये कह रहा है कि जो आसमान पे आपको एक रोशनी नजर आ रही है, असल में वो रोशनी नहीं है, वो रोशनी आसमान की नहीं, वो तो मेरे महबूब की पेशानी की चमक है जो आसमान पे दिखाई दे रही है। बड़ा खतरनाक मुबालगा किया है। ठीक है, बेजमी, जबी का माना होता है पेशानी, जगमगाहट, वो चमक। ठीक है, और आसमान पे जो आपको एक रोशनी नजर आ रही है वो क्या है, महबूब की पेशानी की चमक है। इतनी चमकदार महबूब की पेशानी होगी तो महबूब का थोबड़ा कैसा होगा, ये आशिक ही ज्यादा जानता है। चलती है जब नसीम ख्याल खराम नाज, तशबीह दे रहा है अपनी माशुका को हवा से, नसीम के साथ तशबीह दे रहा है। सुनता हूं दामनों की तेरी सरसराहटें, नसीम जब चलती है तो सरसर की आवाज आती है। देखिए हवाओं के नाम होते हैं, बादे नसीम है, बादे सहर है, बादे सबा है। ठीक है, इसी तरह बादे नसीम होती है जो बड़ी खुशगवार हवा मानी जाती है। ठीक है, जन्नत की हवा नसीम है, मसीरा, इस तरह।
तो ये ऐसी हवाएं खराम, खराम का मान होता है धीरे धीरे, इसको कहते हैं ना उर्दू में खरामा खरामा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो शायर कह रहे हैं कि मेरी माशूका जब बादे नसीम की तरह चलती है, नसीम हवा की तरह चलती है, तो मुझे उसके दामनों की, उसके धीरे धीरे चलने की है, तो मुझे मेरे महबूब के दामन की सरसराहट सुनाई देती है। कैसा आशिक है, पता नहीं माशूका कोई सुनता रहता है कि वो कहाँ चल रही है, ऐसा सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है, वरना तो या फिराक जानता होगा, रियल में तो ऐसा होता है नहीं, ठीक है। अच्छा, चश्मा से तबस्सुम पिन्हा लिए हुए को फूटने से कबल उफुक की अदा हटें। तो ये भी बड़ा खतरनाक शायर इन्होंने शेर कहा है। चश्म के माना होते हैं आंख, स्या के माना होता है काली, तबस्सुम के माना होता है मुस्कुराहट। देखिए नाम कई होते हैं उर्दू में हंसने के, तबस्सुम होता है, मुस्कान होता है, एक होता है ज़िहिक, एक कहकहा, ठीक है। मुस्कान पूरे चेहरे पर होती है, तबस्सुम सिर्फ होठों पे होती है, होठों का हिलना तबस्सुम कहलाता है, ठीक है। और कहकहा कहते हैं मतलब मुंह फाड़कर हंसना है। ज़िहिक ऐसी हंसी को कहते हैं इसमें आदमी के दांत नजर आ जाए, सिर्फ तेज ना हंसे, ये हंसियों के नाम होते हैं। चश्मे स्याह, एक काली आंखों वाली, मेरी गजाल आंखों वाली, हिरनी जैसी आंखों वाली, है ना, वो माशूका महबूबा को आसमान पे चढ़ाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं, वरना ना कोई गजाल आंखें वाली वाली, ना कोई गधी की जैसी आंखों वाली है ना। बहरहाल मेरा महबूब अपनी स्याह आंखों में तबस्सुम को छुपाए हुए है, चश्मे स्याह तबस्सुम पिन्हा लिए हुए, तबस्सुम को आंखों में छुपाए हुए हैं। तो इसकी माशूका का तबस्सुम आंखों में छुपा हुआ है, हालांकि तबस्सुम होठों पे छुपा रहता है। लेकिन जब मेरा महबूब हंसता है तो ऐसा लगता है, इतना हसीन और जमील लगता है, जिस तरह पौ फूटने के वक्त एक खुशगवार मौसम लगता है। पौ फूटने का मतलब होता है सुबह का वक्त, सुबह जब होती है तो कितना खुशनुमा मंजर आता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे शायर कह रहा है कि जब मेरी महबूबा हंसती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है, ठीक है। और खूबसूरत तो उसी को लगेगी जिसको, जिससे, जिसका, जिससे जैसा 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 संबंध हो, ताल्लुक हो, ठीक है। बाकी आप समझ रहे हैं। जुम्बिश में जैसे शाख हो गुलहाय नगमा की, एक पे करे जमील की ये लहलहाटें। जुम्बिश का माने होता है हरकत, ठीक है। और गुल के माने होते हैं फूल, नगमा के माना होता है गाना, तरन्नुम, शाख के माना होता है टहनी, और जमील खूबसूरत के माने में आता ही है। बाकी तो इसमें से कोई वर्ड है नहीं। देखिए शायर कह रहा है कि मेरा महबूब उस फूल की तरह है, अपने महबूब को उस एक पतली टहनी वाले फूल से खुशबू दे रहा है। अरबी में एक मुहावरा भी है, अरबी में एक शेर भी है, मुहफ़्फ़िन कल गुस्न क़ुल्तु लहू इंतसिफ़ अजाब मा क़त्लुल मुहिब्बि हरामुन। इस शेर के अंदर भी शायर ने अपनी महबूबा को दुबली पतली माशूका कहा है। तो माशूका दुबली पतली बता रहा है कि मेरी महबूब, मेरी माशूका उस फूल की तरह लहला रही है, उस फूल की तरह क्या हिस्सो हरकत कर रही है कि जिस तरह एक खूबसूरत फूल हिलता हुआ खुशनुमा लगता है। एक खूबसूरत फूल हो, गुलाब का फूल हो या किसका भी फूल हो, है ना, जब वो हिलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, और हिलता हुआ तो सरसों का फूल भी अच्छा लगता है, कभी देखना खेतों में आके। इसी तरह मेरी महबूब की लहलहाट, मेरे हसीनो जमील महबूब की जो लहलहाट है, उसका हिलना डुलना, चलना, नाजो नियाज, नाजो अंदाज, नाजो नखरे बड़े खूबसूरत और खुशनुमा नजर आ रहे हैं। बहरहाल झोंकों की नजर है चमन इंतजार दोस्त, याद उम्मीद और बेम की ये सनसनाहटें। देखिए नजर मतलब किसी की नजर हो जाना है, कहता ना झोंकों की नजर होना, आग की नजर आ जाना, मतलब लपेटे में आ जाना। और इंतजार, इंतजार होता ही है, उम्मीद, उम्मीद ही होता है, उम्मीद करना। बेम का माना होता है खौफ, ठीक है, डर। तो शायर कह रहा है कि ए मेरे दोस्त, ए दोस्त, ये चमन सिर्फ झोंकों के इंतजार में है, ये दुनिया है, ये जो मेरा बाग है, मेरी इश्क की जो दुनिया है, ये सिर्फ क्या झोंकों के इंतजार में है, जिसमें उम्मीद और खौफ की, उम्मीद व खौफ की यादों की क्या सनसनाहट सुनाई पड़ रही है, ठीक है। यानी मुझे उम्मीद भी है, मुझे खौफ भी है। उम्मीद तो ये है कि मेरा महबूब मुझसे मिलेगा, और खौफ ये है कि अगर बिछड़ गया, अगर जुदाई होगी तो बड़ा दर्दनाक होगा, ठीक है। तो इश्क और मोहब्बत में दोनों चीजें होती हैं, उम्मीद भी होता है और खौफ भी होता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान हर वक्त एक ही हालत पे रहे, ठीक है, ये ऐसा कभी नहीं होता। हुआ सामना अगर तो खजिल हो निगाहे बर्क, देखी है आजू आजू में वो अचपला हटें। ये भी बहुत जबरदस्त मुबालगा किया है शायर ने। शायर देखिए खजिल का माना होता है शर्मिंदा, बर्क, बर्क कहते हैं आसमान पे जो बारिश के टाइम पे बिजली चमकती है ना, बिजली, बिजलियां कड़कड़ाती हैं, वो है बड़ी चमकदार होती है ना। तो शायर कह रहा है कि अगर मेरे महबूब का सामना आसमान पे चमकती हुई बिजलियों से हो जाए, यानी मेरी महबूब की चमक और जो बिजली की चमक है, उन दोनों का आमना सामना हो जाए, तो बिजलियां भी अपनी चमक पे शर्मिंदा हो जाएं। मेरी महबूब इस कदर खूबसूरत है, इसलिए कि मैंने उसके हर जिस्म के हर पार्ट्स में, उस बॉडी में, हर आर्जू में एक खास चपलता देखी है, एक खास क्या चंचलता देखी है।
ऐसा इन्होंने मुबालगा किया है, वरना इतनी खूबसूरत महबूबा इस दुनिया में तो मिलने वाली है नहीं। ठीक है, बाकी का पता नहीं। अच्छा, आगे तशरीह देखिए इसमें, किस देश को सिधार गए ए जमाले यार, ए मेरे खूबसूरत हसीन और जमील महबूब, तुम कहां चले गए हमें छोड़कर। रंगीन लबों पे खेल के कुछ मुस्कुराहटें। रंगीन लब कब होते हैं? आजकल तो रंगीन लब हो जाते हैं, वो क्या लगाते हैं, वो लिपस्टिक विपस्टिक क्या होती है ना, क्या बीमारियां होती हैं। हाँ, लब के मतलब होता है होंठ। तो कह रहा है, ए मेरे महबूब, ए मेरे हसीन और जमील महबूब, तुम हमें छोड़कर किस देश में चले गए, यानी आप हमें यहां से छोड़कर कहां चले गए, हमें कौन सा गम दे गए आप। हमें तो आपके खुशनुमा लबों पर, आपके होठों पर जो एक रंगीनी तारी थी, वो आज भी याद है ना। माशूका के होठ को ढंग से देखा होगा। बहरहाल आगे देखिए, रुखसार तेरे से ताजा हो बागे अदन की याद, बहुत जबरदस्त मुबालगा कर रहा है। ठीक है, और उसकी पहली सुबह की वो रस्मसाहटें, रुखसार कहते हैं गालों को, ठीक है, और बाग बाग होता ही है, अदन का माना होता है जन्नत। ठीक है, अदन यानी ऐसी जगह जहां इंसान हमेशा हमेशा रहे, वो जन्नत है। ठीक है, शायर कह रहा है कि मेरे महबूब के खूबसूरत गालों को देखकर जन्नत के बाग याद आ जाते हैं, है ना। हालांकि जन्नत के बाग तो कहते हैं ना, ऐसे बागात हैं कि ना दिल पर किसी का ख्याल गुजरा, ना किसी आंखों ने देखा, ना किसी कानों ने ऐसे मतलब सुना होगा कि ऐसी भी कोई अच्छी चीज होगी। तो वो तो ऐसे बाग हैं, गाल थोड़ी होते हैं ऐसे, है ना। लेकिन माशूक के गालों को कैसा बता दिया, जन्नत के बाग जैसा, है ना। कि और उसकी पहली सुबह की रस्मसाहटें, कि वो पहली सुबह की रस्मसाहटें होती हैं, और वो भी कैसी दिल फरेब होती हैं। सुबह सुबह का वक्त बड़ा खुशनुमा खुश मंजर लगता है, और वो भी जब जन्नत का मौसम हो तो कहने ही क्या। ऐसे माशूक के गालों की तारीफ कर रहा है। बहरहाल आशिक बड़े खतरनाक होते हैं। आशिक अपनी माशूकाओं के पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर बालों के लास्ट हिस्से तक तारीफ कर देते हैं जब आने पे आए, और जब माशूका छोड़ के जाती है तो बुराई के तो कहने ही क्या। साजे जमाल की ये नवाहाय सुरमुदी, सुरमुदी का मतलब होता है हमेशा हमेश, यहां पर भी अच्छी बात कही है वैसे। अच्छा, जो बन तो वो फरिश्ते सुने गुनगुनाहटें, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुबालगा भी किया है। मुबालगा आरई के अंदाज में पूरी गजल, ठीक है, इसमें मुबालगा इन्होंने बहुत सारा किया है। शायर कह रहे हैं, फिराक कहते हैं कि मेरा महबूब तुम पर जो ये हुस्न जमाल हमेशा बाकी रहने वाला है। हालांकि हुस्न जमाल कभी भी हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है, ये खत्म होने वाला है। कहता है, मेरे महबूब तुम्हारा इतना हसी, तुम इतने हसीन और जमील हो, इतना खूबसूरत हो कि तुम्हारे खूबसूरती के, तुम्हारे जौबन के, तुम्हारे फिगर के, तुम्हारे बॉडी स्ट्रक्चर के जब फरिश्ते किससे सुनते हैं तो वो भी गुनगुनाहट करने लग जाते हैं, है ना। यानी फरिश्तों को भी तुम्हें देखकर रश्क आता है कि ये किस आशिक की माशूका है जो इतनी खूबसूरत है। ठीक है, ऐसा इसका कहना है फिराक साहब का, वरना उम्मीद मत करना ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आजुर्दगी का मतलब होता है नाराजगी, हुस्न का मतलब खूबसूरती। आजुर्दगी हुस्न भी किस दर्जा शौक है, शौक महबूब होता है। ठीक है, अश्कों में तैरती हुई कुछ मुस्कुराहटें। शायर कहता है कि हुस्न की नाराजगी किस कदर चंचल होती है? हुस्न की नाराजगी किस कदर, शौक किरण, चंचल किरण वो भी होता है, महबूब के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि किस कदर मेरे महबूब की जो हुस्न की नाराजगी है किस कदर चंचल है, कि जिसकी वजह से, जिसके कारण अश्क आंखों में क्या अश्क होते हुए भी मेरा महबूब हमें खुश रखने के लिए मुस्कुराहट लिए हुए है। ठीक है, महबूब कई बार अपने आशिक की सिर्फ दिलजोई करने के लिए, उसको खुश करने के लिए हंसकर बात करता है, और ना महबूब भी कई बार बड़ा ऐसे ही होता है बस। ठीक है, बहरहाल आगे देखिए, होने लगा हूं खुद से करीब ए शबे अलम, शब माने रात, अलम माने दर्द। ठीक है, मैं पा रहा हूं हिजर में कुछ अपनी आहटें। हिजर का माना होता है जुदाई। अच्छा, और पा रहा हूं मतलब हासिल करना। शायर फिराक कहते हैं कि मेरे महबूब, अब मैं रात के दर्द की वजह से भी खुद भी अपने से करीब होने लगा हूं, इसलिए कि आप मुझे छोड़कर चली गई हैं, है ना। आपसे मुझे जुदाई होने लगी है, आप हमसे क्या जुदा हो गए हैं, तो अब उस जुदाई में भी मैं उसकी आहटें महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मेरी माशूका आ रही है, मेरी महबूब मुझसे मिलने आ रहा है। जरूर नहीं कि महबूब आ रही है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि भाई बंदा छोड़ के चले जाए बंदी को, तो उस बंदी को ऐसा लग रहा है कि मेरा माशूक मुझसे मिलने आ रहा है ना। तो इतना भी लड़के नहीं। आगे देखिए तशरीह, मेरी गजल की जान समझना उन्हें फिराक है। फिराक कह रहा है, फिराक अपने आप से कह रहा है कि मेरी गजल की जान, मेरे गजल का मकसद, मेरे गजल का मफहूम लोगों को समझाना, बताना। शमाए ख्याल यार की ये थरथराहटें,
कि हम अपने महबूब की जुदाई में कदर मोहब्बत की शमा जलाए हुए हैं, कि हम अपने महबूब की जुदाई में किस तरह आज भी क्या उम्मीद के ज्योति जलाए हुए हैं कि हमारा महबूब आएगा, हमसे मिलेगा, मुलाकात करेगा, हमसे बाकी की बातें करेंगे। ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरी गजल देखिए, इसमें भी रोने धोने की बातें करेगा ये। एक शबे गम वो भी थी जिसमें जी भर आए तो अश्क बहाएं। एक शबे गम ये भी है कि जिसमें ए दिल रो रो के सो जाएं। तो ऐसी गमदार, ऐसी दर्दनाक रात किसी की ना आए, खासकर एग्जाम के टाइम, है ना। शबे गम मतलब क्या होता है? गम की रात। दोनों एक ही है। शायर कह रहा है एक तो गम की, मेरे महबूब की याद बड़ी दर्दनाक होती है। महबूब या महबूबा दोनों की याद बड़ी दर्दनाक होती है, ठीक है। आशिक को माशूका की हो या आशिका को माशूक की हो, दोनों की याद बड़ी दर्दनाक होती है। कहते हैं एक तो वो रात है कि जिसमें जी भर आए तो हम अश्क बहाएं। जब जी भर आ जाता है तो आंखों से क्या है, अश्क बहाते रहते हैं महबूब की याद में। और एक वो रात है कि जिसमें हम अपने महबूब को याद करते रोते रहे, यहां तक के रोते रोते ही हम सो गए, ठीक है। तो भाई इतनी बेवफाई तो नहीं होनी चाहिए। जाने वाले घर जाएगा, काश ये पहले सोचा होता, हम तो मुंतजिर उसके थे, बस कब मिलने की घड़ियां आए। ये बड़ी खतरनाक इश्क की दास्तान होती है। कई बार ऐसा होता है कि बंदे को किसी बंदी से या बंदी को किसी बंदा से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन मोहब्बत हो जाती है कि नहीं जाती, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आई हैवंट एनी एक्सपीरियंस। तो शायर देखिए बता रहे हैं, फिराक साहब बता रहे हैं, मैं फिराक की बातें आपको बता रहा हूँ। फिराक कह रहे हैं कि अगर हमें ऐसा पहला पता होता कि हम आपस में बिछड़ जाएंगे, आपस में जुदा हो जाएंगे, तो हम ये कभी मोहब्बत का खेल ही नहीं खेलते, है ना। लेकिन जाने वाला घर जाएगा, काश ये पहले हमें पता होता। तो हम मुंतजिर का माने होता है इंतजार करना, हम तो मुंतजिर उसके थे, हम तो इस इंतजार में थे कि हमारा महबूब कब हमसे मिलेगा, हमारी मुलाकात होगी, हम आपस में बातचीत करेंगे, अपने अच्छे बुरे वक्त के बारे में बात करेंगे, अपने गिले शिकवे खेलेंगे एक दूसरे से। अलग अलग बहती रहती है हर इंसान की जीवन धारा, देख ले कब आज के बिछड़े, देख मिले कब आज के बिछड़े, ले लूं बढ़ के तेरी बलाएं। अच्छा, शायर कह रहा है कि देखिए महबूब हो या महबूबा हो, हर इंसान की जीवन धारा, हर इंसान की जीवन की गति जो होती है ना, जीवन का जो एक खास तारतम्य होता है वो अलग अलग बहता है। हर इंसान के जिंदगी का अतराफ अलग अलग अंदाज में होता है। अब शायर कह रहा है हमें अब उस घड़ी का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार है, देख मिलेंगे कब आज के बिछड़े, कि हम अपने महबूब से मुलाकात क्यों कर हैं, किस वक्त होगी, क्योंकि उससे बढ़कर हमारे लिए कोई चीज ही नहीं है। भाई आशिक को माशुका से मुलाकात हो जाए तो और उसे दुनिया में क्या चाहिए, है ना। बाकी तो मिलते ही रहते हैं। अब देखिए उसके बाद शायर अपने महबूब से बिछड़ जाता है, महबूब से जुदाई हो जाती है, कांटेक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है उस हालत को बयान कर रहा है। सुनते हैं कुछ रो लेने से जी हल्का हो जाता है, शायद थोड़ी देर बरस कर छट जाए कुछ गम के बादल। आप भी जानते हैं कि जब बारिश बरस जाती है तो बारिश बरसने के बाद बादल हैं जो छट जाते हैं। तो शायर ने उसी से तशबीह दी है कि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जब अपनी जुदाई पर रोना आ रहा हो तो अच्छे से रो लेना चाहिए, इसलिए कि रो लेने से न क्या कुछ गम हल्का हो जाता है। जिस तरह बारिश बरसने के बाद बादल छट जाते हैं, तो उसको तशबीह किससे दी है, बारिश से। अपने दिल से गाफिल रहना अहले इश्क का काम नहीं है। एक आशिक हो और अपने दिल से गाफिल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुस्न भी है जिसकी परछाई आज वो मन की जोत जगाएं, है इसलिए कि मेरा महबूब इस कदर हसीन और जमील है कि उसकी परछाई में भी उसका हुस्न नजर आता है। हालांकि परछाई काली होती है सबकी, कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन आशिक को अपनी माशूका की परछाई में भी क्या नजर आ रहा है, उसका हुस्न नजर आ रहा है। हो सकता है माशूका को पानी में देख रहा हो, है ना, पानी में जो उसका अक्स नजर आ रहा है वहां तो दिख सकती है ना, बाकी छाई परछाई तो काली होती है। लफ्जों में चेहरे नजर आएंगे, चश्मे बीना की है शर्त, ये तो अच्छी बात है। देखिए लेकिन थोड़ा मुबालगा भी है। कई जावियों से खलकत को शेर मेरे आईना दिखाएं, लफ्जों में चेहरे नजर आएंगे, यानी हम वर्ड में ही अपने माशूकों के अंदाज से बयान करेंगे कि आपको लगेगा हाँ सच में ऐसी होगी। चश्मे बीना, बीना का माना होता है देखना, चश्म का माना आंख, यानी आपको आपकी समझ होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इस तरह डेवलप होनी चाहिए कि आपको समझ में आए बात। कई बार देखिए शेर भी ऐसे लोगों के सामने ही कहना चाहिए जिनको शेर समझ में आए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे माशूक को वैसे के वाह वाह क्या शेर का है, मतलब पता ही नहीं है, आपने स्टेटस क्यों लगा रखा है, शेर क्यों लगा रखा है, बस वैसे ही वेरी गुड अच्छा है मुझे सेंड कर दीजिए, है ना, ये क्या मतलब हुआ, है पागलों वाली हरकतें। किसी भी जाविये से हम आपकी खूबसूरती बयान करें, किसी भी जाविये, देखिए जाविया के कई माना आते हैं,
जाविया के माने कोण के भी होते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स में होता है ना कोण, जैसे डिग्री को कहते हैं मिक़यास, है ना, कोण को कहते हैं जाविया। तो जाविया के माने कोने की बातें। यानी हम किसी भी एंगल से, किसी भी अंदाज से आपकी खूबसूरती बयान करें, फिर भी मेरे शेर आपका आईना दिखाएंगे, यानी फिर भी मेरे अल्फाज हैं, मेरे जो शब्द हैं, उनमें आप ही नजर आएंगे। इस अंदाज से वो अपनी माशूका का अक्स बयान कर रहा है। ठीक है, मुझको गुनाह व सवाब से मतलब, यानी मुझे गुनाह अच्छे बुरे से क्या मतलब, और आशिक जो होता है ना, इश्क में पड़ जाता है, उसे अच्छा बुरा कुछ नजर नहीं आता, उससे सिर्फ वही नजर आती है भूतनी, है ना। अच्छा, लेकिन इश्क में अक्सर आए वो लम्हे खुद मेरी हस्ती, जैसे मुझे देती हूँ दुआएं, लेकिन वो लम्हे खुद मेरी हस्ती को दुआएं देंगे जब उन्हें मेरे इश्क की हकीकत मालूम होगी। ऐसा कहते हैं ना कि इंसान को एक आशिक के इश्क का पता नहीं है, लेकिन जब उसके मरने के बाद उसके इश्क के बारे में पता चलेगा ना, तो फिर वो याद करेगा यार बंदा बहुत अच्छा था, इश्क तो बड़े क्या जबरदस्त करता था। लेकिन ये सब बातें तब आती है इंसान को जब क्या है वो दूर चला जाता है ना, इश्क हकीकी पे, इसके मजाजी के इशारे मोस्टली। ठीक है, इसलिए आपका जिससे ताल्लुक है अपनी वाइफों से अच्छे से करें। छोड़ वफा व जफा की बहसे, वफा का मतलब होता है वादा वफा, यानी मोहब्बत करना। जफा का मतलब होता है बेरहमी करना, यानी किसी से वफा ना करना। बहस, कन्वर्सेशन, बातचीत आपस में, ठीक है, बातचीत कर देना, झगड़े। अपने को पहचान ए इश्क, शायर कह रहा है ए मेरे इश्क अब वफा जफा की बहसें छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना, वफा जफा की बहस करने से। गौर से देखे तो सब धोखा है, कैसी वफा में कैसी जफाएं, अगर गौर व फिक्र किए जाए तो इश्क में धोखा ही धोखा है ना। इसलिए कि थोड़े दिनों के बाद सब चीजें खत्म हो जाती है और बात खत्म। इसलिए इन सब चीजों को छोड़ दो, क्या जफा क्या वफा कोई लेना देना नहीं है। हुस्न एक बेबींदा हुआ मोती या एक बेसूंगा हुआ फूल है। शायर अपने माशूका के हुस्न को बता रहे हैं कि वो एक बेबींदा हुआ मोती है और या एक बेसूंगा हुआ फूल है। देखिए, एक तो होते सूंगे हुए फूल, एक होते बेसूंगे फूल, यानी बिल्कुल तरोताजा। ये मोती की तशबीह बयान कर रहा है। तो हुस्न को दो दो चीजों से तशबीह दे रहा है शायर। होश फरिश्तों के भी इरादे, सॉरी गिरा दें तेरी दोषी जादाएं, होश फरिश्तों के भी गिरा दें तेरी दोषी जादाएं। अब ये मुबालगा भी है, तशबीह भी कर रहा है, इसमें दोनों काम कर रहा है। कह रहा है मेरी माशूका इस कदर हसीन और जमील है कि मेरी माशूका पर जब फरिश्तों की नजर पड़ जाए, दोशीजा अदाएं तेरी, वो जो कमसिन अदाएं हैं, दोशीजा कमसिन जो उम्र की तेरी अदाएं हैं, एक खास उम्र का एक अंदाज होता है, तो फरिश्तों के भी अपना होश खो बैठे, फरिश्ते भी हवास बाख्ता हो जाएं। तो कुछ ज्यादा ही नहीं कह दिया कैसे ना, है ना। ऐसी कहाँ मिलेंगी आपको जिनको देख फरिश्ते ही ऐसे हो जाएं। बातें उसकी याद आती हैं लेकिन हम पर ये नहीं खुलता, किन बातों पर अश्क बहाएं किन बातों से फैलाएं। देखिए, इश्क मोहब्बत की जब बातें होती हैं, एक आशिक अपनी माशूका से बातें करता है तो दोनों में बहुत सारी बातें चलती हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें भी होती हैं। तो शायर ये कह रहा है कि मुझे मेरे महबूब की बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन अब मैं इस शशो पंज में हूं कि उनकी किन बातों से तो अपना जी बहलाऊं। यार बहुत अच्छा कहती थी, ऐसा ऐसा कहती थी, एकदम उनकी बात कुछ कड़ी बातें आ जाती है, फिर दिमाग में दही बन जाता है। तो किन बातों से अश्क बहाएं, किन बातों पर हम रोएं, और किन बातों से हम अपना जी बहलाएं। ठीक है, ताकि अपना गम खाना भी मैं खाना बन जाता है, मस्ते में वे गम होकर जब हम आंखों के सागर छलकाएं। और आतम नजीर में ऐसा होता है कि जहां पर क्या हम मन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए, तो गम खाना मैं खाना बन जाता है, मतलब हमारा दर्द का घर शराब खाना बन जाता है। और मैं के माने भी शराब ही होते हैं, सागर ये भी क्या शराब के माने में ही इस्तेमाल होता है। तो शायर कह रहे हैं कि हमारा जो दर्द और रंज का घर है वो भी क्या शराब का घर बन जाता है। जिस तरह दर्द और रंज में हम पड़े रहते हैं, है ना, बिल्कुल झूमते रहते हैं, इसी तरह एक शराबी शराब खाने में झूमता रहता है। शराबी को कोई मतलब नहीं दुनियावी गर्ज से, ऐसे ही हमें सिर्फ हमारी महबूबा से मतलब है, दुनिया में कौन क्या हो रहा है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। जब हम शराब और इश्क के गम में मस्त होकर आंखों से सागर झलकाएं, यानी जिस तरह शराबी की आंखों से अलग नजर आता है ना उसका रौद्र रूप, इसी तरह आशिक की आंखों से उसका इश्क का रूप नजर आता है। ये बयान कर रहे हैं। अहले मसाफत, मसाफत का माने दूरी होता है, अहले मसाफत एक रात का, ये भी एक गनीमत है। गनीमत का मतलब होता है फायदा, जैसे गनीमत के कई मानों में इस्तेमाल होता है। गनीमत गजवा के बाद जो माल बचता उसे भी माल गनीमत कहते हैं, ठीक है, लेकिन फायदे के माने में लेंगे। कहते हैं अहले मसाफत एक रात का है कि इतना तो फायदा है कि हमारी महबूब सिर्फ हमसे थोड़ा ही दूर रहती है, नजर भी आ जाती है ना। जहां तो शायरी कह रहा है कि हमारा महबूब सिर्फ हमसे इतना ही दूर रहता है कि वहां पर पहुंचने में सिर्फ एक रात लगती है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये बहुत अच्छी बात है।
कोच करो तो सदा दे देना, अगर तुम जाओ तो हमें बता देना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते ही रह जाएं और तुम वहां से निकल जाओ, है ना। तो ये बयान कर रहा है, कोच करना मतलब सफर के लिए तैयार होना। शायर कह रहा है होश में कैसे रह सकता हूं, आखिर शायर फितरत हूं, मैं फितरत को बयान करने वाला शायर हूं, है नक्श निगार इस कुदरती मनाजिर को बयान करने वाला शायर हूं, मैं कैसे होश में रह सकता हूं। सुबह के सतरंगे झुरमुट से जब वो उंगलियां मुझे बुलाएं, है कि जब मुझे उंगलियों से इशारा करके मेरा महबूब बुलाता है तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है, मैं कैसे होश में रह जाता हूँ, मुझे तो मेरी महबूब की वो अदाएं, वो दोषी यादाएं याद आती हैं। एक गजाल रम खुर्दा, गजाल कहते हैं हिरन को, रम खुर्दा का मानो रम मतलब शराब है, ठीक है। एक गजाल रम खुर्दा का मुंह फेरे ऐसे में गुजरना जब वह महकी हुई ठंडी हवाएं दिन डूबे आंखें झपकाएं। कह रहा मेरा हिरनी जैसी आंखों वाला माशूक महबूब है, मैं खुर्दा का ऐसे मुंह फेरे हुए गुजरना, इतना खूबसूरत महबूब हो, इतने खूबसूरत माशूका हो और अपने आशिक को इग्नोर करते निकल जाए तो आशिक की क्या हालत होगी, वो बयान कर रहा है ना। कि जब महकी हुई ठंडी हवाएं चलती हैं और दिन डूबे तो आंखें झपकाएं, एक किस किस तरह का अंदाज होगा वो, ठीक है। एक गजाल रम खुर्दा का मुंह फेरे ऐसे में गुजरना जब महकी हुई ठंडी हवाएं दिन डूबे आंखें झपकाएं, कि एक अच्छा मौसम हो, खुशगवार मौसम हो और मेरी महबूब मेरी माशूका मेरे पास से गुजर जाए, बड़ा खतरनाक माहौल होता है, इस तरह माशूकाओं को नहीं करना चाहिए, ठीक है, और माशूक को भी। देंगे सबूत आलिए जरफी हम, मैं कश सर में खाना, ताकि चश्म से आकी बातें जहर भी हो तो हम पी जाए, हम तो ऐसा नहीं करने वाले, है ना। रियल में ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर शायरी में ऐसा हो रहा है। शायर कह रहा है माशूका जहर भी देगी तो उसे भी अमृत समझ के पी लेंगे, अरे क्यों मर रहे हो नलायको, है ना। ऐसा फिराक समझा रहे लोगों को नहीं करना चाहिए। मैकश, ताकई, मैं खाना, ये सब क्या है, मरातुन नजीर में ऐसा होता है। हम अपनी आली जरफी का सबूत देंगे, हम अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे, जान देकर मोहब्बत की सबूत दे रहा है? ऐसी मोहब्बत को क्या काम की। शायर कह रहा अगर हमारा महबूब हमें जहर का प्याला भी थमाएगा तो हम उसकी मोहब्बत में खुशी खुशी उसको पी जाएंगे, ठीक है। बहरहाल ऐसे आशिक मिल रहे हैं तो अब वो जाने, ठीक है, लेकिन जिंदगी बड़ी कीमती है, एक बार मिलती है, मस्त होकर जियो। मौजू करके सस्ते जज्बे मंडी मंडी बेच रहे हैं, हमारे जो जज्बात हैं वो इतने सस्ते हो गए हैं, महबूब ने उनको ठुकरा दिया है कि हम तो जगह जगह बेच रहे हैं, मतलब हर जगह अपनी कीमत सी लगा रहे हैं। हम भी खरीदें जो ये सनजोर, सनजोर है सनखोर का बना हुआ है, सनजोर का मतलब होता है आतिश, सनजोर का मतलब होता है इश्क यहाँ, ठीक है। हम भी खरीदें जो ये समझोर एक दिन ऐसी गजल कहलाएं कि हम भी अपने इश्क की, हमारे महबूब के इश्क को खरीद लेंगे अगर वो किसी दिन हमारी मोहब्बत में है फरेफ्ता होते हैं, यानी तो हम उसकी याद में, हम उसकी जफाकशी में या हम उसकी वफाई में एक दिन ऐसी गजलें लिखेंगे, किसकी इश्क में, ये संजूर यानी कि उनके इश्क की याद में, इश्क की आतिश की याद में। आखिर में देखिए महबूब को जोगन बताया है शायर ने, जोगन से तशबीह दी है, रात चली है जोगन होकर बाल संवारे लट झटकाए, कि हमारा महबूब अपने जोगी की तलाश में अपने बालों को झटकाए हुए, बालों को फैलाए हुए जोगी बनकर घूम रही है, जोगन बनकर घूम रही है। छिपे फिराक गगन पर तारे दीप बुझे हम सो जाएं, और फिराक अपने महबूब को इस तरह देख रहा है जिस तरह के आसमान के तारों को दुनिया से लोग देखते हैं। हम तारों को देखते हैं बड़ा खूबसूरत लगते हैं, कह रहे ऐसी हमारी माशूका जब जोगन बन के घूम रही है अपनी जोगी की तलाश में, तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। ऐसी माशूकाएं सिर्फ शायरी में मिलती हैं, हकीकत में कभी नहीं मिलेंगी। अभी तुम भी जोगी बन जाओ जोगन के तलाश में।